और बढ़िया सा नीचे सपोर्ट करने के लिए, एंकर करने के लिए स्लीपर्स। पहला आप बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना के तब आप जाक लगा के, जाक से आप थोड़ा सा लिफ्ट करके तब आप अपना पोजीशन में ट्रैक लाइन में लेके आने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें इस दौरान में आप पहला प्रिकॉशन है, जाक लगाने का समय में वो जाक टिल्ट मतलब तिरछा ना लगे, वो सही पोजीशन में लगाए। जहां पर भी जाक लगाएगा उसका नीचे का प्लेटफॉर्म सही फ्लैट है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ वो होता है भी। क्या है, जाक आप पूरा लिफ्ट कर दिया, अचानक जाक अपना टिल्ट होके गिर गया। इसका कारण है आप नीचे का बेस प्लेटफॉर्म ठीक नहीं लगा, ठीक से नहीं रखा, उसका कारण से आपका जाक टिल्ट होके गिर गया। जब आप नीचे सॉलिड रखते तो वो जाक का एंकरिंग है फ्लोर सॉलिड पोजीशन में रहना। और रूफ बोल्टिंग का बोला हूं को रूफ बोल्ट, जो भी रूफ बोल्ट है वो अच्छा सा पहला खोल के चेक करना है, उसका थ्रेडिंग सही है कि नहीं चेक करना है। सही है तो उसमें डबल नट लगा के, डबल थ्रेड लगा के तब उसमें लोड देना। लास्ट टाइम हम लोग जो 9th डीप में फ्रेश हम लोग कुछ बोल्टिंग कर दिए थे सर, ट्रांसपोर्टिंग में कहीं भी डिरेलमेंट, अगर इसमें डिरेलमेंट ज्यादा से बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग फ्रेश बोल्टिंग, वहां रूफ बोल्टिंग नहीं है, वहां रूफ बोल्टिंग नहीं है, तो हम लोग क्या करना है, बढ़िया सा नया रूफ बोल्ट लेके वहां रूफ बोल्टिंग करवा के तब वहां लोड को उठा के ट्रैक लाइन पे लगाना का काम लेना। उसमें और एक कारण था, 9B का एक्चुअली हम लोग जो पुराना जमाना पे चला था सीमेंट कैप्सूल से चला हुआ, आप लोगों को याद पड़ रहा होगा। तो बोल्ट का रॉड का लंबाई भी कमी था और सीमेंट कैप्सूल से बहुत पहले का बना हुआ था, इसलिए आप लोग जो रेजिन कैप्सूल से उसको जाम किए या नया रूप बोल्ट किया, उसमें थोड़ा सा भरोसा ज़्यादा आया। एक चीज़ यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, जो एक बोल्ट में जो रूप बोल्ट मेरा 7 टन 8 टन या 5 टन लोड ले सकता है, वैसा एक रूप बोल्ट या 10 टन ही ले ले, तो 10 टन रूप बोल्ट में अकेले एक रूप बोल्ट में चेन में डबल नाट देने से भी नहीं होगा। उसमें हम लोग दो रूप बोल्ट उसमें चेन का माला बनाते हैं, वो याद रखना। नीचे जो बेस में बोल रहे हैं, जो फ्लोर का बढ़िया से क्लीनिंग करके जैक से उठाना, ये पहला कोशिश होना चाहिए। फ्लोर का सपोर्ट लेके ट्रॉली को उठाना और जैक से फिट करना व जैक से सपोर्ट लेना और ट्रॉली को रिरेल करना, ये उस टाइप का अरेंजमेंट पहले डिमांड आएगा। एक्सट्रीम केस नहीं हो रहा, हाँ सीधी बा पटा देके उसका एक लेवल मैंने डीप राइज है तो थोड़ा गायता से कोड़ के थोड़ा सा एक लेवल फ्लैट करने का, जिसमें जैक का तनी बैठेगा उसको फ्लैट करने का, अगर अप डाउन ऐसा ढाल है तो फ्लोर। और दूसरा जैक से नहीं हुआ तभी हम लोग दूसरी तरफ जाके जैक से बोल्ट टूट जाता है तो वर्टिकली मेरे को उठाएगा, जैसे डिरेल हो गया, जैक मेरा वर्टिकली अपवर्ड हो गया, उसको जब मेरे को रिरेल करना है तो उसको तो मेरे को टिल्ट करना पड़ेगा। टिल्ट नहीं होगा, जैक टिल्ट वो करने के लिए हम लोग चेन लॉक यूज करते हैं। के लिए तो आप बार-बार सवाल आ रहा है कि मेरा सुपरवाइजर रोबोट चेक करेगा, चेन चेक करेगा, क्या उसके पास कुछ है ऐसा ऑथेंटिसिटी कि वो रोबोट देख के बोल देगा कितना वेट है? इसमें जब आप रूपल चेक करने का मतलब है, हम रूपल खोलने का समय में पता चलता है कि जो रूपल खुलता है उसमें पता चलता है कि मेरा थ्रेडिंग ठीक है कि नहीं। सिर्फ थ्रेड टेक्नोलॉजी से रोबोट ठीक रहेगा ना, उसमें स्टेप नहीं रहेगा। दूसरा चीज हो गया कि जैसे रोबोट खोलना है, ये तो मेरे ख्याल से लीगल प्रैक्टिस नहीं है। जैसे नट हम रोबोट का प्लेट हटा दिए, कहीं का भी हटाते हैं, वो तो हम सपोर्ट के लिए हैं, उसका लोड ले करता हो, वहीं का भी रोबोट हम किए हैं, हो सकता थोड़ा लोड हो उसमें। अभी क्या है कि हम लोग का जो PRS का ट्रांसपोर्ट रूट आ रहा है, उसमें हम लोग का जो लॉन्गल बॉटम गेट है सर, ये वाला लॉन्गल बॉटम गेट, D11 बॉटम गेट है, लोडिंग पॉइंट पे सारा बोर्ड्स नया है, 7 डिप जो ये बिल्कुल नया ड्राइव है, विद रेजिन कैप्सूल, सारा रेजिन कैप्सूल बोल्टेड है। D11 टॉप गेट से ऊपर D16 का टॉप गेट का जो रीजन है सर, ये ओल्ड गैलरी जो D16 का टॉप गेट और D11 का टॉप गेट, ये पहले का चला हुआ गैलरी है।
जिसमें KG8 चल रहा है, वो 7 राइज। आप बात करो 7 to 8। 7 राइज की बात कर रहा हूँ सर, हाँ 7 राइज। अच्छा तो 7 राइज में D16 बॉटम गेट और D16 टॉप गेट, इसमें हम लोगों को जो ट्रैवलिंग रूट में आ रहा है तो कुछ नया बोर्ड्स कर लेना होगा। और D16 टॉप गेट उसका encourage भी कर ले जो रंजीत डिमांड कर रहा था, जिस रूट में मेरा जाए उसका सीधा सीधा जो सेंट्रल लाइन का बोल्ट मिलेगा, इवन उसके पास का भी उस बोल्ट का कुछ एनकरेज कर D16 टॉप गेट का जो ट्रैवलिंग है वो नया बैगेज है पूरा सारा फिर भी अगर घूम रहे रिश्तेदार भाई बोली है तो फिजिकली सबको प्रैक्टिकली उस समय देख के ही उसको सोचना पड़ेगा। मेरा खराब है, टूटा हुआ या कमजोर है, उसका ऊपर का सारा मुझे नहीं लेना चाहिए। नहीं देगा तो दोबारा बोल्टिंग प्रेस करके तब देखना चाहिए। अगर सिर्फ कुछ करना पूरा सुपरविजन हो जाता है, कितना भी गेट बोर्ड पर जाने का खराब है, पुराना है और नया कर पुराना कहीं नहीं है, खाली 7 राइज है। D16 टॉप टू D16 बॉटम टू एक मिनट वो वाला पीछे। हाँ शॉप है यहाँ पर। थोड़ा सा खाली मगा गवर्नर, उसका जो फिटिंग्स ये बढ़िया से रेगुलर चेक होना है। वन टाइम एक बार खाली चेक होके हम ट्रैक में दे दिए, ये नहीं होना है, ये याद रखो। ये ग्रुप एक सेपरेट चाहिए। ट्रॉलीज और ट्रैक दोनों को चेक करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, तब डिरेलमेंट नहीं के बराबर होगा। प्लस हॉलेज का वेलोसिटी, स्पीड, रोप का स्पीड, उस पे भी नजर डालना। और ट्रैक लाइन का मेंटेनेंस। वही तो ट्रैक लाइन मेंटेनेंस, ट्रॉली का ट्रैकिंग भी, उसमें स्टॉप लॉक करना भी जैसे ये मान के चलिए कि ये आपने क्या कर रहे हैं, आपने जो है बॉटम गेट से लेके आ रहे हैं, लेके आके आप 7 डीप से उठा रहे हैं, ठीक है। 7 डीप से उठा करके इसमें ले जा रहे हैं, ठीक है। ये मेरा डीप डायरेक्शन करेगा, ठीक है। ये हो गया है D11A, ये हो गया है D16, ये टॉप गेट, बॉटम गेट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सामान लेके ये वाला जो है, ये है मेरा लूप, ठीक है। तो इसमें इस रूट से जब जाएंगे डीप राइज में, तो गाड़ी का पिछला जैसे 9 डीप वाला, ठीक है, 9 डीप वाला कहानी अगर याद कीजिए कि रस्सा टूटा, ठीक। तो रस्सा टूटा तो क्या हो सकता है भाई, उसमें तो क्या है कि थोड़ा बहुत जाकर के गाड़ी को डिरेल हो गया, ठीक है, भगवान ने बचा लिया। अगर गाड़ी अगर डिरेल नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, वो सोच लीजिए। ये गाड़ी जो है इस जगह से अगर मान लीजिए डिरेल हुआ, तो ये पूरा लोडेड गाड़ी नीचे आकर के यहाँ पर आकर के, यहाँ जो दूसरा, क्योंकि एक गाड़ी को भेज करके जो सी प्लेन में रहता है, दूसरा गाड़ी को तुरंत लोड करने का कोशिश करता है या काम चालू रहता है, तो ये सीधा आकर के उस आदमी और पूरा गैंग को या वहाँ का जो भी सेटअप है सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि कहीं डिरेल नहीं हुआ उस केस में, तो उस केस में क्या करना चाहिए हम लोग को? और रनवे स्विच, आप स्टॉप ब्लॉक्स और रनवे स्विच है सबसे ज्यादा जरूरी, कि इस जगह में हमने रनवे स्विच दे देते हैं जो नॉर्मली ओपन होगा। जस्ट गाड़ी पार करते समय हम उसको क्लोज करेंगे, गाड़ी चला गया, उसके बाद वो फिर ओपन हो गया है, तो यहाँ आके वो डिरेल कर देगा, ये यहाँ तक आएगी। ये पहला। दूसरा बात है क्या, यहाँ से आदमी आना जाना करेगा, ठीक है। ये सब जंक्शंस है जो आदमी ट्रेवलिंग करिए, ये जंक्शंस है आदमी आने जाने का, ये है क्योंकि यह है यहाँ पर बेड लाइन है, बेड लाइन का आदमी कहीं का कोई आदमी आ रहा है जा रहा है, तो हर एक जंक्शन पे आपको जो है ट्रैफिक लाइट देना होगा, ऑडियो और ये रेड लाइट जो कॉन्टिन्यूअस, जो हम लोग पिछला बार भी किए थे 9 डीप में, याद कीजिए कि वो ब्लिंक करता था और एक साउंड आता था, सायरन आता था, तो वो चीज देना होगा कि हर एक जंक्शन पे वो रहे, क्योंकि ये है हम लोगों का मेन रूट। ये यहीं से ड्रिफ्ट से हम यहाँ से घुसते हैं इस एरिया में, और घुस करके ये जंक्शन में आए, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन साइलेंट रहेगा जब ये चालू है, तो ऑडियो ब्लिंक, ऑडियो और विजुअल अलार्म दोनों रहेगा,
तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि इसमें हमने आएंगे नहीं। फिर यहाँ देखिए, ठीक है, ये गेट रोड का क्या प्रोफाइल है, इस गेट रोड का प्रोफाइल अगर देखिएगा, ये प्लेस है, इस टाइप का है, माने हमेशा जो है शुरू से हम चढ़ते हुए जा रहे हैं एकदम लास्ट एंड तक, ठीक है। तो यहाँ भी अगर गाड़ी अगर डिरेल हुआ, माने रास्ता कुछ हुआ, तो सीधा आकर के, अगर डिरेल नहीं हुआ, सीधा आकर के इस जंक्शन में आकर के रुकेगा वो, एकदम इस जंक्शन में। तो यहाँ भी रनअवे स्विच एक दो देना होगा, और ऑडियो विजुअल अलार्म तो जो है 16 है, ये दोनों को ऐड करो उसमें, ये जरूर ऐड होना चाहिए। इसमें जहाँ पर बोल रहे हो आप कि आदमी आना जाना करता है, तो वहाँ अलर्ट के लिए zigzag टाइप का फेंसिंग नहीं लगा सकते उस फंक्शन, मतलब एंट्री पॉइंट ये हर एक इस जगह में जो है, उस जगह जैसे आपने उंगली रखा था, इस इसी जगह से आदमी घुसने से पहले अगर zigzag टाइप का फेंसिंग वहाँ रखे और अलर्ट मोड लगाए कि भाई अभी ये जो है यहाँ पर इसी के जगह पे बोल रहे हैं सर, हाँ। इसी जगह पे जो गेट और वो गैलरी अलर्ट जो है है उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म, वो माने लाल बत्ती और अलार्म वो रहेगा, हर एक जंक्शन पे रहेगा, ताकि जैसे ये ऑन हुआ तो उसको ऑन हो जाएगा, तभी ये होगा। पावर दिया एयरलेस में या इसमें पावर दिया तो वो ऑन हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा जब तक बज रहा है। हाँ तक कॉलेज का रोप चलेगा, तब तक कॉलेज का रूट चलेगा। ये हम लोग 90 में पिछला जो था उसमें हम लोग चालू रखे थे ये चीज को, ऑडियो विजुअल अलार्म किए थे, वो करना होगा। दूसरा 6 डीप को केस होला, जो केस का बॉटम में जाके जिसको काम करना है उनको 6 डीप होकर ट्रैवलिंग रूट बनाना पड़ेगा टोटल 11 का को। कोई अननेसेसरीली 7 डीप राइज को क्रॉस ना करे और ना उस रूट में चले, इसलिए ज्यादातर आदमी का रूट होगा ट्रैवलिंग रूट 6 डीप होते हुए अपना बॉटम के लिए केस तरफ जाने का। एक वो, दूसरा D16 के पास बॉटम में व टॉप में जहाँ क्रॉसिंग करेगा कोई भी आदमी, ये ऑडियो विजुअल अलार्म है, वहाँ पे जरूरी पड़ेगा कि आइदर गार्ड पोस्ट करना होगा या तो सेल्फ गाड़ी का अरेंजमेंट करना होगा, कुछ ऐसा रहे जिसको उसको जाना तरफ से कुछ रूट बना सकते हैं। 17 वाला भी 6 राइट से यहाँ 17 वाला 6 राइट से जाएगा, तो यहाँ भीड़ कम हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, इसमें बोल रहे हैं सर, सबसे पहला मेन गेट रोडवे में बेल्ट मटेरियल, बेल्ट कन्वेयर इंस्टॉल होगा सर, और पंप स्टेशन और लॉन्ग वॉल का पावर स्टेशन। ये मेन गेट रोडवे से ही जाएगा और मेन गेट में इंस्टॉल होगा। और टेल गेट रोडवे से ट्रांसपोर्ट होके हमको मेन गेट में इंस्टॉल होने वाला लो हाइट बीच स्टेज लोडर क्रशर है, ये बॉटम गेट में मेन गेट में इंस्टॉल होगा। असेंबल होकर कमीशन होगा। बाकी AFC एंड PRS एंड शेयर हम लोग को फेज में असेंबल करते हैं और लास्ट में उसको पावर सप्लाई देके उसके बाद कम्युनिकेशन सिग्नलिंग सिस्टम ये सब इंस्टॉल करके लास्ट में टेस्ट रन करते हैं। और इसमें प्रिकॉशंस अगेंस्ट AFC एंड BSL इंस्टॉलेशन। AFC एंड BSL इंस्टॉलेशन करने का समय में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। प्रॉपर लिफ्टिंग अरेंजमेंट शुड बी यूज्ड। लिफ्ट करने का समय में हम लोग जहां पर असेंबल कर रहे हैं वहां पर AFC लिफ्ट कर रहे हैं। लिफ्ट करने का समय में जो भी चेन्स है, चेन लॉक्स है, वो सब प्रॉपर है कि नहीं चेक कर लेना। उसके बाद पैन शुड बी अनलोडेड इन सेफ प्लेस। पैन जहां पर हम लोग अनलोड कर रहे हैं वो जगह सही है कि नहीं, ठीक है, और वो जगह में कोई आदमी नहीं है कि वो सब देख लेके अनलोड कर लेंगे। उसके बाद जब हम लोग चेन लेके जा रहे हैं, चेन हम लोग टॉप में और बॉटम डेक में बिछाना है, और बिछाने का समय में अगर चेन ट्विस्ट हो गया और कहीं फ्लाइट उल्टा पड़ गया, उसमें क्या खतरा हो सकता है, जब हम चालू करेंगे ना वो पूरा जो दूसरा चेन को टांग के पूरा कट जाएगा, चेन टूट जाएगा, ये भी ब्रेकेज भी हो सकता है। इसीलिए चेन चढ़ाने का समय में ट्विस्ट ना हो जाए। ट्विस्ट रहेगा तो उसको देख के उसी समय वो चेन, क्यों बोले तो हम लोग 30 मीटर का चेन लेके जा रहे हैं, वो 30 मीटर का चेन हम लोग ले करके उसके बाद बॉटम डेक से घुमाते हैं। बॉटम डेक का माल पूरा हटा के टानते रहते हैं। उस समय चेन को बढ़िया से ट्विस्ट ना रह के और
फ्लाइट बस बढ़िया से रहने जैसा देख लेना है। और नेक्स्ट बॉटम चेन को फ्लाइट से प्रॉपरली निकाल लेना है। उसके बाद AFC should be straight and flat and there should not be any overlapping errors। हम लोग AFC असेंबल करने का समय में हम लोग का जहां पर AFC असेंबल करना है वो जगह फ्लैट है कि नहीं, और जिस समय असेंबल कर रहे हैं उसमें एक चीज हो सकता है कि एक पैन आकर दूसरा पैन के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, तानने का समय में या लिफ्ट करने का समय में एक पैन आकर दूसरा पैन में बैठ जाता है, वो अवॉइड करें उसको। वो अगर एक पैन के ऊपर दूसरा पैन बैठ जाएगा तो फिर दूसरा जगह दोनों साइड खींचो और उसके नीचे लेवलिंग करना, ये बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए एक पैन के ऊपर दूसरा पैन बैठ जाना अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑलवेज जैसा पुराना में बोला है, सुपरवाइजर सेफ पोजीशन में रह के जहां जहां पर हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं और जहां जहां पर हम लोग असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह को रूफ सही है, रूफ बोल्ट सही है, ये सब चेक करते रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आ गया शेलर इंस्टॉल करने का समय। शेलर इंस्टॉल करने का समय में हम लोग सबसे पहला प्रिकॉशन लेना है, शेलर का जहां पर इंस्टॉलेशन चैम्बर बनाया वो सही, वहां पर सही बोल्टिंग उठाने के बाद वो सही जगह में हम जो एंकर लगाया, जो लिफ्टिंग पॉइंट्स है उसी जगह में लगाया या दूसरा कहीं लगाया, ये देख लेना जरूरी है। और उसके बाद ऑलवेज सेफ पोजीशन एंड ऑलवेज स्टैंडिंग इन द सेफ प्लेस एंड एट द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शेयर। जब हम लोग शेयर का पार्ट को कोई पार्ट को उठा रहे हैं, कोई पार्ट को चेन ब्लॉक से उठा रहा है या हम लोग का PRS का सपोर्ट लेके उठा रहे हैं, उठाने का समय में उस नजदीक में कोई आदमी ना रहे, उससे थोड़ा दूरी में रहे। क्यों बोले तो गिरने के बाद वो चेन टूटने के कारण से या कहीं का कारण से उसका ऊपर आके गिर सकता है, इसीलिए कुछ डिस्टेंस मेंटेन करें। उसके बाद जब शेयर में पावर देने लगा, ठीक है, शेयर का असेंबलिंग हो गया, असेंबलिंग होने के बाद उसमें पावर दे रहा है। जिस समय हम लोग पावर दे रहे हैं उस समय वो जो इलेक्ट्रिशियन शेयर में काम किया वही इलेक्ट्रिशियन जाके वो शेयर में पावर देगा, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि वही इलेक्ट्रिशियन जा रहा है कि नहीं, ठीक है। सपोर्ट इंस्टॉलेशन, हम लोग सपोर्ट तो वहां से लेके आ गया, अब यहाँ पर सपोर्ट को इंस्टॉल करना है। सपोर्ट इंस्टॉल करने के समय में सबसे पहला सपोर्ट को हम टॉप गेट से बॉटम गेट तक लाने का जो रास्ता है, ये रास्ता क्लियर है कि नहीं, ये रास्ता में कोई आदमी नहीं ना है, हम लोग सपोर्ट ऊपर से टान रहे, बीच में कोई आदमी चलते गया, उसके उस समय क्या होगा, या रास्ता टूट के मारेगा या PRS आके मारेगा, ये हो सकता है। इसलिए कारण में वो जो रास्ता है उसमें कोई आदमी ना रहे। उसके बाद विंचेस, जो भी विंचेस हम लोग PRS का इंस्टॉलेशन का फेस में यूज करते हैं, जो भी जहां पर भी यूज करते हैं उसको बढ़िया सा इंस्पेक्शन हो जाए। हर एक शिफ्ट में हर एक फिटर, जहां जहां फिटर दो जगह एक एक फिटर रहता है, वो अपना विंचेस को बढ़िया सा चेक कर ले, ठीक है, बढ़िया कंडीशन में है, रास्ता में को जो पुराना आदमी दिया है वो सही जगह में है कि नहीं, रास्ता ठीक है, रास्ता का कैपल ठीक है, ये सब चेक कर लेना जरूरी है। उसके बाद जब हम मेरे को PRS मेरा पोजीशन करने के लिए नजदीक में आ गया, नजदीक में आने के बाद हम लोग क्या करना है, PRS को 90 डिग्री टर्न करना है, टर्न करके AFC का सीधा या फेस का सीधा में रख के हमको मैच करना है। उस समय PRS को कैनोपी को आप लोग PRS का कैनोपी को रूफ से
1 फीट छोड़ के हम लोग को उसमें हाइड्रोलिक पावर देके उसको लिफ्ट कर देना। ठीक है, इस लिफ्टिंग में हम लोग को क्या फायदा मिलेगा, अगर हम पीआरएस को दोनों साइड से, ऊपर वाला विंच से और बॉटम वाला विंच से, दोनों विंच से उसको टर्निंग करने का हम लोग जो यूज कर रहे हैं, टर्न करने का समय में क्या होगा, पीआरएस का जगह नहीं है तो वो अपना टिल्ट होने का चांस रहेगा। ये जहां पर हम लोग का फ्लोर में अनइवन है, ठीक है, फ्लोर ऊपर नीचे है, उस समय क्या होगा, वो टिल्ट होने का चांस रहेगा। क्यों बोले तो बेस ये एक फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हमको पीआरएस का कैनोपी को रूफ सपोर्ट दे। अगर ये कैनोपी अच्छा ऐसा है, रूफ में सपोर्ट है, टिल्ट हो रहा है, रूफ रोक देगा, इसको टिल्ट होने नहीं देगा। इसीलिए पीआरएस को आधा से ज्यादा, मतलब रूफ से 1 फीट छोड़ के इतना पीआरएस को पावर देके उठाने के बाद वो पीआरएस टर्निंग करना सेफ है। तो टर्न करने के बाद बढ़िया सा पोजीशन करके उसमें बेस में पैर रखने के लिए, और ऐसे खड़ा हो गया हो एक साइड का बेस में, डीप साइड का बेस में, और लीवर ऐसे दब रहा हूं, समझ रहा, मेरा लेफ्ट साइड में है लीवर का पैनल, और मैं एक ही बेस के ऊपर खड़ा हूं, उसमें भी एक पैर पे खड़ा हूं महर्षि जैसे, और एक पैर से हम होस और केबिल हटा रहे हैं और इसको भी दाब रहे हैं साइड से ना। मैं पूरा जायगा बनाया बढ़िया से, अपना पैर रखा और लीवर ऑपरेट कर रहा हूं, किस ढंग से ऑपरेशन हो रहा। उसके साथ साथ आपको पीछे मुड़ के देखना है जे एफसी का ट्रे कितना दूर में है, मैं कितना सा बढ़ा रहा हूँ एफसी को। अब लिफ्टिंग रैम है, काम नहीं कर रहा, मुझे लिफ्ट करना था, थोड़ा सा नहीं कर रहा, नहीं हो रहा, तब तक हम कुछ और पुश मार रहे हैं और दाब रहे हैं। तो कुछ अनकंट्रोल स्थिति है क्या, क्योंकि सिस्टम बिगाड़ते बिगाड़ते एक दिन लॉन्ग वॉल खत्म हुआ। ऐसा ना हो जाए जो आप लोग छोड़ते छोड़ते ये लॉन्ग वॉल खत्म हो जाए, अब बदनाम हो जाए सारे लोग जो लॉन्ग वॉल इंडिया में चलता नहीं है, ऐसा महल ना बने, समझ गया। एक ही रहेगा जे आप ज्यादा एक्टिव होने का, ज्यादा कंसंट्रेट करने का जुगाड़ हो गया, ज्यादा रिपेयर और मेंटेनेंस का टाइम आ गया, और सब दूसरे पर थोप रहे हो। जब होश बढ़िया से नहीं खरीद रहा, बाबू बा साहब हमको प्रेशर दे रहा, खेल कहाँ है। जब 85,000 टन प्रोडक्शन किए, एक चोट नहीं लगा, एगो खर्च नहीं आया, और जब 36,000 टन प्रोडक्शन हो रहा महीना में, तब सब रोना आ गया है, प्रेशर हो रहा बोल रहे हो। कौन चीज का प्रेशर भाई, तब 85,000 कैसे किया, आज 36,000 में सब फेल हो जा रहा। यही मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ही करके हम लोग का लॉन्ग वॉल एक दिन बंद किए हैं, सब चला गया हाथ से, इंडिया में लॉन्ग वॉल चला नहीं। क्या ना कंडीशन को भी खराब कर दिया, हम अपने भी दूसरे पर थोप दिए। करना है तो मेहनत करो और लगन से करो। मन अगर सही में तैयार नहीं है तो लॉन्ग वॉल में ड्यूटी नहीं करना है, नहीं जाना है, सीधी सी बात। बहुत मेंटल ताकत चाहिए। जो एंथुसियास्टिक, जो उत्साह से आप लोग ज्वाइन किए थे, क्या वही उत्साह आपका मेंटेलिटी अभी भी जिंदा है, वो देखने का समय आ गया है। वैसा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जब मुझे काम करना है, कैसे तैसे नहीं करना है। उस हालत के साथ अगर जूझना है तो और थोड़ा बढ़िया से तैयार होना पड़ेगा। अगर ये हाल इस समय है तो आप तो सामने 2 महीना और बड़ा युद्ध है। हम लोग सब एक टीम है, सभी लोग को उसका क्या कमी है उसको दूर करना, कोई बात साथ नहीं करेगा। आप हम सभी लोग मिल के करेंगे, एक दूसरे को कोई ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कमी है तो उसको बोलना भी है, पता नहीं बोलेंगे तो फिर सुधरेगा भी, बोलना भी है। लेकिन एक टीम स्पिरिट लेके चले कि हम लोग एक टीम है, इस चीज को सुधारना। प्रोडक्शन होगा, मेरा मुनीडी का नाम होगा, उससे मेरा भी अच्छा होगा। लेकिन प्रेशर एक्चुअली बनाया जाता है इतना कि हमारे शिफ्ट में चाहे वो बीसीसीएल के कोई भी माइनिंग सरदार या ओवरमैन जाते हैं, सबके नज़र में है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर दिया जाता है। क्योंकि हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हो जाते हैं, हम लोग को एक ही धमकी मिलता है, नहीं करोगे हाजिरी काट देंगे, ऊपर उड़ जाओ। ये बहुत सा परेशानी है सर। कितना होना चाहिए सर? कटिंग तो जितना कटिंग तो सर एक शिफ्ट में अगर जिस तरह वेंटिलेशन अभी जो पुअर है, वेंटिलेशन के चलते इतना खराब वेंटिलेशन में भी सर हम लोग 2.5 कट 3 कट तक गए हैं। अगर सब चीज एक कट करने में हम लोग को क्या समय लगता है? एक कट करने में सर 1 से 1.25 घंटा। बहुत अच्छा रनिंग रहा बेल्ट का तो 1.25 घंटा। तो
अगर 2 कट करता है तो 2 घंटा 2.5 घंटा। हाँ लेकिन वो हम सर उसके लिए प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कटिंग चालू होता है तो कोई भी शिफ्ट का कटिंग हो, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी मतलब मेन पावर है, हर शिफ्ट का अलग अलग, वो कोई बैठा नहीं रहता है। अगर बेल्ट चलता है तो हम लोग खुद चाहते हैं कि हम अगला शिफ्ट से थोड़ा ज़्यादा करें कि मेरा शिफ्ट का नाम और ऊपर हो। कंपटीशन अच्छा आता है और सेफ्टी के साथ रहते हैं, वो हो गया। दूसरी चीज़ है सर, होसेस जितने भी आ रहे हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन का होसेस आ रहा है नया, क्या जो कि सर कभी भी फट जाएगा। उसको एक्चुअल जो पावर आपने बताया सर 30 मेगा पास्कल, अभी सर 30 मेगा पास्कल आपका होस में सर प्रेशर मिल नहीं रहा है किसी की। पावर पैक में बहुत सा प्रॉब्लम है, प्रेशर कम होने के कारण वो होस सब बर्दाश्त कर रहा है सर। जो स्टार्टिंग में चाइनीज के थ्रू होस सब सिस्टम आया था, कुछ होसेस अभी भी है सर, वो अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग की तरफ से जितना भी होसेस लगता है वो हम देखते हैं सर, वो हम लोग देखते हैं तो मतलब ऊपर वाला का ही नाम लेके उसको ऑपरेट करते हैं। मतलब पूरा भरोसा नहीं जता पाते हैं कि वो कब नहीं फटेगा। कैसे लग रहा है? तो वैसे फटा क्या लगा जैसे और सर फट जाता है फट जाता सर, है। अगर प्रेशर जितना चाहिए उतना अगर दिए सर तो बहुत जल्दी जल्दी फटेगा। और ये मेन इंटेक सर क्रिम्पिंग है वहाँ की बीच से भी हो जाता है सर। बीच से उसका भी जो हो रहा है। तार से जो बनावटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत ही पुअर कंडीशन का। तो ऐसे मतलब एक तो जल्दी बताइए डेली कितना ऐसे फटता है? नहीं अभी तो प्रेशर ही नहीं मिलता, हम लोग तो रोज पावर पैक से परेशान हैं। अगर एक पावर पैक को इस्तेमाल, पहले सब D12 में क्या थे, हम लोग को कटिंग करके बॉटम गेट आते थे, जो हम लोग BCCL की तरफ से समझाया गया था कि ऐसे हम लोग लॉन्ग वाइल चलाना है। कटिंग करके अगर टॉप गेट से सेरर आ गया बॉटम गेट, एडवांसिंग PRS को शिफ्टिंग करते हुए आए, अब पुशिंग करना है तो क्लीनिंग में वहाँ खड़ा है, पुशिंग करते हुए हम लोग जा रहे थे। उस समय सर 15, 20, 25 PRS का लीवर देते थे और पुशिंग जाते थे। अभी 5 लीवर दे देंगे सर तो रैम जो है ना हमारा पुशिंग रैम काम नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ प्रेशर नहीं मिलता। फिटर को बोलने से फिटर बोलता है हम क्या करेंगे, मुझे सामान मिलेगा तब हम बनाएंगे। मेंटेनेंस में भी पूछा जाता है, त्रिवेदी नाम का बोला हमको सामान ला के दोगे मुनी डी बाजार का, तो उससे तो नहीं ना चलेगा। जो इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग अच्छा जो बनाता है, जो इसका जानकार, वैसा पार्ट्स हमको मिले तब तो। कोई बोलता है हेड पिस्टन का प्रॉब्लम है, कोई बोलता है पावर पैक का प्रॉब्लम है। तो प्रेशर तो पावर पैक ही देगा। हाँ प्रेशर पावर पैक ही देगा। कोई मतलब कहने का मतलब कोई बोलता है सर कहीं जाम है, जाम भी हम लोग हर जगह रिटर्न को खोल के देखे हैं, जाम से कहीं मिलता नहीं है। प्रेशर जितना मिलता है उतना रिटर्न आता है। ये होता है कि रिटर्न कहीं चौक कर जाना जिसके कारण प्रेशर नहीं बनता, रिटर्न ठीक निकलता है। प्रेशर सर सिर्फ पावर पैक का प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग शट डाउन कर देगा। कभी-कभी होश खराब होने से आपको जाम मिलेगा नहीं, लेकिन क्या होता है ना उसका अंदर में फूल जाता है जी। तो बाहर दिखेगा नहीं, तो उसमें भी प्रेशर नहीं मिलेगा। उस तरह का कोई केसेस हम लोग देखे हैं सर, होश खोले हैं प्रेशर नहीं आ रहा है, रिटर्न का नहीं आया, फिर उसका अगला में खोले रिटर्न आ रहा था। इसका प्रेशर में तार या कुछ डाल के चेक करने से, उसके बाद उसको ये करने से देखिए बहुत सारा कचरा निकला उसमें से, जो कि होश का, वो होश का ही मतलब बाबरी बन के उसके अंदर पड़ा हुआ तो वो जाम था। लेकिन वैसा जाम कभी जल्दी मिलता नहीं। नहीं सर वो अभी भी क्लीन है, अभी भी आपका रिटर्न क्लीन है। जाम रहने से तो पानी ही नहीं आएगा, बहुत कम प्रेशर आएगा तो समझ में आ जाता है ये जाम है कहीं। लेकिन पानी का जितना प्रेशर आपका जा रहा है उतना आ रहा है, लेकिन प्रेशर जा ही कम रहा है तो आएगा। तो इसका मतलब पावर पैक है। पावर पैक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको देखो कम से कम पावर पैक का क्या हो रहा है, हम लोग कितने में सेट गए, प्रोटोकॉल 31.5 है, उतना प्रेशर नहीं जा रहा। जा रहे हैं उसमें कंटिन्यू ना खोल के तुम लोग बोलो। पावर पैक के तो पास बोल रहे 500-600 पर तुम लोग बोलो कितना प्रेशर मिलता है अभी? नहीं सर एक चीज और है कि कितना प्रेशर मिलता है? प्रत्येक चौक में PRS कम से कम लीकेज होगा तो अभी नहीं जाएगा। ये प्रेशर गेज लगा के चेकिंग नहीं हो पाता है। लीकेज कम है। जो पावर आज तक जैसे पिछले 5 साल से 2015 से हम लोग को चला रहे हैं, पावर सपोर्ट ऑपरेटर किसी भी तरीके का, इवन छोटा सा भी कहीं किसी को चोट लगा है, ये तो ठीक है 2 ठो बड़ा केस हुआ कि हाँ पैर में चढ़ गया, उसका उंगली कट गया, ये कट गया, उसके बावजूद भी किसी को कोई छोटा केस भी हुआ है उसको डिस्कशन करिए तो अब हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या सावधानी लेना है। और कोई चोट लगा के, ये तो हो गया 2 ठो को पैर में, और किसी को कोई चोट लगा। और सर कटिंग में अगर जा रहा है सेरर तो क्या होता है कि डीप साइड में फेस का जो कोयला है वो लूज हो जाता है, कभी कभी अपने से कोलैप्स कर जाता है। और केबल में बहुत पास में सेरर ऑपरेटर के पास में केबल हैंडल कर रहा है
तो उसमें क्या हुआ, लंप गिर करके एएफसी का जो स्पिल प्लेट है पावर सपोर्ट ऑपरेटर को और कोई चोट लगा है किसी को, किसी भी पावर सपोर्ट ऑपरेटर को आपस में होश बताइए से सर। लगा है, प्रेशर उसका थ्रो प्रेशर या शरीर में और किसी जाएगा। मेंटेनेंस वाला खास करके बोलो, सुबह जो मेंटेनेंस वाला अच्छा ठीक है, हम लोग एक एक करके डिस्कशन करें। हाँ। ये पहले बताइए, ये जो दो घटना हुआ दोनों एक ही टाइप का है? हाँ। एक इंजीनियर को हुआ था, अभी जैसे एक आदमी को हुआ कि पैर में चढ़ गया, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप ही लोग बताओ कि और क्या क्या ऐसा रहता है कि जिसमें चोट लगने का चांस है और इस टाइप का एक्सीडेंट में और चोट ना लगे, क्या कर सकते हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कमी है या कोई सुधार करने से चोट नहीं लगेगा, ये बताइए। नाम क्या नाम? गणेश फेस अगर हम लोग कटिंग करते हैं तो हवा बहुत कम मिलता है, डस्ट नहीं फटता है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। उस चीज़ में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर 1.5 कट 2 कट हो रहा है तो माइंड भी उतना काम नहीं करेगा उस टाइम। सब काम कर रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, डस्ट है, तो उसमें काम लापरवाही थोड़ा हो सकता है। एफसी में केबल रहता है सर, उसमें बहुत सारा लूप रहता है, हमको बढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है सर, समझे। उससे भी घटना होने का संभावना रहता है। पैर हमारा टच हो जाता है पीआरएस में बढ़ाते समय, वहाँ खड़ा होने का हाइट भी नहीं रहता है, साइड में मतलब कि माल भी रहता है। करना होगा, आप काम कर रहे हैं उसके लिए सर केबल मतलब कि आपका सही लूप मतलब होना चाहिए, सही लूप होना चाहिए, सीधा होना चाहिए जी। मतलब केबल का ड्रॉप में बाहर निकल जाता है। केबल ओवर लूप है सर, केबल ओवर लूप है, इसलिए वहाँ स्पेस कम रहता है सर। और गर्मी में मतलब कि ध्यान मिस्टेक थोड़ा सा होगा, चोट लगने का संभावना रहता है सर वहाँ पर। सर वो केबल का लोग निकाल दिया सर लीवर सही काम नहीं कर रहा सर, जैसे अचानक धीरे से देना चाहेंगे तो वो लीवर जाम हो गया, सिर्फ इमल्सल नहीं जाके पानी जाके वो एक ही बार अचानक उड़ जाता है, इस तरह का भी होता है सर। और फेस में देखते हैं कि जो कोयला छूट गया है वो फेस पर ही आ गया, अब तो क्लीनिंग का नाम ही नहीं हो रहा जो सर स्प्रिंग ठीक से काम नहीं करता जी। है, इसको सभी लीवर को मेंटेनेंस करना वो तो पहले D12 से ही क्लीनिंग वाला पूरा सबसे पहले जाके वही काम करता था, लेकिन अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर। उसमें हम लोग देखिए 98 में जाइएगा तो लगता है कि घुटना पे खड़ा होकर काम करे या फिर खड़ा होकर होने का जगह ही नहीं रहता। तो उसमें भी देखिए सबसे बड़ा वहाँ पर आपका FC का टेलन है, वहाँ पर आपका फ्रूट कपलिंग का थोड़ा सा घूमता है, उसमें भी डर रहता है हम लोग का एनी टाइम ना। मतलब AFC के ऊपर केबल का भाग PRS के ऊपर जी, जी यहाँ से हाउसकीपिंग जी पहले होता था सर, अब नहीं हो रहा है जी। D12 से होते हुए आ रहा, लेकिन अब नहीं आ रहा। लीवर का सारे भाल्व का ऑपरेशन सही नहीं हो रहा, उसका शुरुआत वो जोड़ बोला, बहुत सही बोला है। हम लोग इमल्सल नामते हैं, सब 16 सिम बॉटम सिम बोरहोल से चल जाता है, इतना पानी ओवरफ्लो हो रहा जो इमल्सन काम नहीं कर रहा। पावर पैक का टैंकी में एक टैंकी पानी भरना था, इमल्सन डालना था 5%, और उससे पूरा सर्किट मुझे बढ़िया से लुब्रिकेशन होना था। जितना हाइड्रोलिक सिस्टम है अगर वो मैकेनिकली फ्री नहीं रहेगा तो उसका ऑपरेशन कभी सही नहीं बना सकते हो, कितनों बदल दो और कितनों नया खरीद के लिए आओ। उसका बेसिक जड़ है जो अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड सही सलामत मेंटेन होकर नहीं जाएगा उसके द्वारा, तो वो पूरे लीवर फंक्शन में ये खाली सिर्फ वो लीवर का स्प्रिंग ही उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसको इंटरनली प्रॉब्लम हो रहा है उस लीवर के साथ उस वाल्व ऑपरेट करते हुए। बेसिकली उसका वाल्व को तुम लॉन्ग लास्टिंग दे ही नहीं पाओगे। लॉन्ग वाल्व फेस का, लेग का, रैम का, किसी का भी इतना वो जंग लगेगा, जबरदस्त हो जाएगा। जो लीवर आगे हाफ देने से हमको जो रैम जितना पुश आराम से होना था उतना नहीं होगा, अब ये मजबूरी में और उसको प्रेशर देने की कोशिश करेगा। और क्या करने से बहुत बड़ा समस्या है। पानी का टैंकी में फ्लोट वाल्व लगाओ और ऑयल ठीक से मेंटेन कर। ऐसे ना हो, और क्या करना पड़ेगा? बेड चलाते से कभी कभी हम लोग को फेस भी जाना पड़ता है सर। जिस तरह पहले जो हम लोग D12 से चालू किए थे वो सिस्टम धीरे धीरे इसका बाईपास हो रहा है सर। शेरर ऑपरेटर, सुनिए सर, शेरर ऑपरेटर, चौक ऑपरेटर,
जितना भी है सर सबका चौक से चलने का नियम है। एफसी में चलने का नियम नहीं है। इसका जितना स्पीड प्लेट में केबल गार्ड लगा हुआ था सर, कुछ भी नहीं है। पहले पता नहीं चलता था कि केबल किधर से गया है। सिर्फ सेरर का केबल रहता था गार्ड में, स्पीड प्लेट के गार्ड में, और उसका हैंगर अलग से था सर। जो केबल लोड टैलेंट से ड्राइवर ले गया है मोटर थ्रू, उसका केबल गार्ड अलग से रहता था, जो अभी एक भी नहीं है। सब केबल तार से बंधा हुआ है, जिसमें कि चौक ऑपरेट होता है तो आदमी को चलने में मजबूरी होती है। कहीं कहीं बोझा टाइप का है केबल, और जितना इसका हैंडल है चौक ऑपरेट करने वाला भाल, उसमें छोटा छोटा क्लिप लगा था सर फाइबर का। अभी एक भाल में भी नहीं है, 100% में किसी में है। उसमें छोटा सा घुटना था सर, पहले ऑपरेट करता था तो उसको पकड़ने में बनता था, समझे? वो एक ठो भी नहीं है, सब इसका खुल के फेंका गया है। और जो ऑपरेट कर रहा है भाल, बहुत सारा भाल जाम हो गया है, जिसका चलते ऑपरेट करने में ऑपरेटर लोग को दिक्कत हो रहा है। ये सब चीज ध्यान रखेगा, ऑपरेटर लोग को दिक्कत नहीं होगा। ईल भाल लगा है जिसमें कि होश उसको झूलने नहीं देता है। वो ईल भाल भी उसका बहुत सारा खुल गया है, जो केबल बाईपास द्वारा गया है, जो होश उसका झूल जाता है। जो आदमी चलता भी है वो जो है ना सर, जो साइड क्लिपर वाला जो इसका होश जो लगा रहता है, उसमें भाल रहता है। वो कोनोपी में बोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है। वो कोनो ऐसा बाईपास हो गया कि डायरेक्ट होश लगा के उसमें लगा दिया है। काम करता है इसका भाल बाईपास करके लगा दिया है। बाईपास नहीं है, लेकिन इंजीनियर भी रहे, उनका भी पावर सपोर्ट ऑपरेटर, हम लोग का भी जो पुराना पावर सपोर्ट ऑपरेटर, ऐसे 5-6 लोग 2-4 दिन लगा वो लोग कंटिन्यू। सपोर्ट नंबर 1 उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या बाईपास से क्या है। सपोर्ट नंबर 2 सभी मान लो 100 सपोर्ट है तो 100 सपोर्ट का आइटम लिस्ट करके जैसे आप नंबरिंग किए हो, वहाँ नंबरिंग किया उस हिसाब से इसका एक तो नोट बना, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या कमी है, क्या है, क्या कमी है। ठीक है, प्रॉपर वाला एक एक्सीडेंट मैं बता रहा हूँ। तो ये इसमें है ना, रैम में है, टोटल रैम 2 रैम है। साइड शील्ड में सिंगल रैम सिंगल रैम, तो क्या सिंगल रैम मतलब फिर 3 अलग होगा ना? वो क्या स्प्रिंग लोडेड है? हाँ स्प्रिंग लोडेड है, करेक्ट। मैं जहाँ पहले जो माइक्स में था वहाँ इस टाइप का होते हैं ना, वो एक्चुअली है 1400 mm और 100 mm का जो ये होता है, 100 mm होगा ना, 100 mm का जो होता है, ये आपका साइड फ्लापर से बंद होता है, एक सपोर्ट से दूसरा सपोर्ट का बीच में। तो कभी एक ऑपरेटर ने क्या किया, जैसे उसका लीवर दबाया साइड फ्लापर बंद करने के लिए, वो जो स्प्रिंग उसमें रहता है वो स्प्रिंग ऑपरेट नहीं हुआ, बार बार कर रहा है, वो क्लोज नहीं हो रहा है। वो क्या क्या गलती से उसका जो गैप है जाकर सपोर्ट का बीच में इसे देखने लगा, तो उस समय में वो स्प्रिंग कैसे रिलीज हो गया, तो उसका सर जो है ना यहाँ से पूरा दब गया, वो फेटल एक्सीडेंट था। ठीक है, तो इसमें भी सावधानी रखना है कि कभी भी सपोर्ट का अंदर से घुस के वो जो देखते हैं ना, ये आदत किसी को भी ना रहे। गलती से कभी भी वो स्प्रिंग लोडेड है, अगर ठीक से बंद नहीं है तो कभी भी वो जाकर खुल सकता है। आप पता जैसे मान लीजिए जंग लगा है, कुछ लगा है, तो अगर रिलीज हो गया तो फंस सकता है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, क्या जैसे मान लीजिए कोई भी सपोर्ट हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बाई चांस गलती से जैसे कोई पावर सपोर्ट ऑपरेटर पैर नीचे रखा है, वो गलती के चलते पैर में चढ़ जा रहा है, क्या करने से वो पैर को ठेल लेगा लेकिन चढ़ेगा नहीं, ऐसे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं क्या? ये आप लोग के साइड से मतलब है कि इनोवेटिव आइडिया बताइए। पैर मान लीजिए गलती से, सपोज किसी का एब्सेंट माइंडेड हो सकता है, किसी भी कारण से पैर नीचे रह गया, सपोर्ट और लीवर दबा दिया, वो जाके पैर में चढ़ जा रहा है, क्या ऐसे नहीं हो सकता है? अगर उसका जब पैर में चढ़ जाता है तब तो उनको पता चलता है, उससे पहले पता चल जाए, या उसका पैर को ठेल दे, आगे बढ़ जाए, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग उसमें?
कोई व्यवस्था? मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। जी, अधिकारी शिंदे साहब, प्रबंधक महोदय पांजा साहब, सेफ्टी इंजीनियर प्रबोध साहब और हमारे सभी गाँव के कर्मचारीगण, सुपरवाइजर, राम प्रताप, आज के इस वर्कशॉप में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग सभी को पता है कि हम लोग एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग के लोकमल 11 सेक्शन में एक आकस्मिक घटना हो गई 22 तारीख को। सेकेंड सेक्टर में हमारे कर्मचारी PRS ऑपरेटर मनोज कुमार सिंह का पैर क्षतिग्रस्त हो गया। तो इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग आपस में थोड़ा और सजग हों, जागरूक हों, क्योंकि इस तरह की दुर्घटना हम लोग के गुलियरी में दूसरी बार घटी। एक बार और भी पहले अजय कुमार जो है इंजीनियर, उनका किसी सेम एक्सीडेंट में उनको चोट लगा था, उसी तरह से वो भी लगा। तो आज हम लोग इस वर्कशॉप का आयोजन किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि PRS ऑपरेशन जो करते हैं उसके प्रति लोगों के बीच में जो वर्कर हैं उनको जागरूक करना, और वो जो काम कर रहे हैं अपना बहुत ही तन्मयता से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम के दौरान चाहे जिस कारण से भी रहा हो, कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही या कुछ इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, जिसके चलते ये घटना दोबारा घटी। तो हम उसी के तत्वाधान में हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। आप सबों से हम आपका अमूल्य राय भी लेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो PRS ऑपरेशन करते हैं लॉन्गवाल में, तो PRS है क्या, और उसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सुजीत इंजीनियर, लॉन्गवाल इंजीनियर सुजीत कुमार जी। सुजीत उसी से प्रेजेंटेशन अच्छा देखिए वो लगा प्रवीर चला है ना, आप बता सकते हो उधर से इधर। थैंक यू बनवाल सर, और यहाँ पे उपस्थित GM सर, AGM सर, और यहाँ पे उपस्थित पांजा सर। अभी हम लोग जैसा कि अभी रिसेंट में हमारे लॉन्गवाल पैनल में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के रिगार्डिंग और इसके आगे हम लोग को साल्वेजिंग भी करना है, तो इन सब चीज़ों में हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, तो उसी के रिगार्डिंग एक वर्कशॉप किया गया है। और ये वर्कशॉप मेनली फोकस है आपका कि PRS जो है हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं लॉन्गवाल में, तो उसी पे बेस्ड है कि हम लोग सेफली कैसे हम PRS को ऑपरेट करें। तो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं कि PRS ऑपरेशन में किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, उस चीज़ को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे कि इस तरह का जो इंसिडेंट है वो फ्यूचर में ना हो। तो पहले हम लोग PRS का स्पेसिफिकेशन देख लेंगे कि हम लोग के लॉन्गवाल में किस टाइप के PRS का यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग का डेली मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, और शिफ्ट में, जैसे शिफ्ट में हम लोग का यहाँ पे कटिंग होता है, तो शिफ्ट के दौरान, कटिंग के दौरान हम लोग PRS ऑपरेशन के मतलब कटिंग के दौरान हम लोग PRS को जो ऑपरेट करते हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर जब हम PRS को ऑपरेट करते हैं तो उसमें होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं PRS को ऑपरेट करने में। तो अभी हम देख रहे हैं कि पहले हम देख रहे हैं, जैसे ये हम लोग का PRS का ये आपका एक डायग्राम है, एक डायग्राम है, एसिमेट्रिक डायग्राम है ये PRS का। और PRS ये है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो PRS में मेनली हम लोग का एक कैनोपी होता है जो कि आपका रूफ से अटैच होता है, एक फ्लीपर होता है, और ये जो हम लोग का जो PRS है वो 2 लेग सपोर्ट है, और इसके साथ बहुत सारे रैम भी अटैच होते हैं, जैसे कि एडवांसिंग रैम होता है, गोफ शील्ड है और साइड शील्ड है। तो ये सब में भी रैम होते हैं जिसको कि हम लोग को ध्यान रखना होता है
क्या इस रैम में कहीं से लीकेज है या नहीं है, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें मेनली ये जो हम लोग का जो PRS है, इसको हम इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम एक हाइट होता है जिसमें ये ऑपरेट होता है। इसका मैक्सिमम हाइट जो हम लोग PRS यूज कर रहे हैं अभी लॉन्ग वाल सेक्शन में वो 3.1 मीटर है और इसका मिनिमम जो हाइट है 1.5 है। तो इन 1.5 और 3.1 मीटर के बीच ही हम लोग का जो PRS है उसके हाइट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों का ध्यान में रखना है जब भी हम लोग PRS को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि उसका एक जो मैक्सिमम हाइट है वो 3.1 मीटर है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कभी कभी कैविटी भी क्रिएट हो जाता है रूफ में, तो उन सब चीज़ों का हमको ध्यान में रखना है कि अगर 3.1 मीटर से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हमको अलग से एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये जो हम लोग का वो मैन्युफैक्चरिंग है उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है ZY 6400 किलो न्यूटन है। वो उसका कैपेसिटी है PRS का, वो इंडिकेट किया गया 1531। वो बेसिकली वो हाइट का है, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का जो रेंज है वो इंडिकेट किया गया है। और वही मिनिमम हाइट वो mm में दिया गया है 1.5 मीटर है और मैक्सिमम हाइट 3.1 मीटर है। और जो भी रैम है, ये जो रैम है हम लोग का जो एडवांसिंग रैम है, अभी मेनली हम लोग का फोकस वही है कि एडवांसिंग और पुशिंग। मेनली जो भी एक्सीडेंट हुआ है अभी PRS ऑपरेशन में, तो मेनली हम लोग मिस वहाँ कर रहे हैं जब हम लोग PRS को एडवांस करते हैं या फिर PRS को शिफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो उस चीज़ को हमें काफ़ी सावधानी से करना है। जब हम लोग का कटिंग ऑपरेशन कंटिन्यूड है तो उस समय उन सब चीज़ों को काफ़ी बारीकी से हमको ध्यान में रख के ये PRS को एडवांस करना है। मेनली हम लोग का देखिए एक ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, स्ट्रोक ऑफ द एडवांसिंग रैम। तो हम लोग क्या है कि तो मतलब आप एक कट में 0.8 मीटर तक आप कटिंग कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर आप 0.8 मीटर आप कटिंग करते हैं तो आप PRS को जो अगर हमको एडवांस करना है तो 0.8 तक आप ये एडवांस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है 0.9 मीटर है। तो मतलब डिफरेंस कितना, अगर हम 0.8 मीटर अगर कटिंग किए तो मेरे पास जो है वो 0.8 मीटर एडवांस होगा, 0.8 मीटर एडवांस होगा। लेकिन इसका जो मैक्सिमम है वो 0.9 मीटर है। तो मतलब अगर 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस बचता है। अगर आप फुल एडवांस किए तो आपके बीच मतलब जो PRS है और आपका जो केबल ट्रे है, केबल ट्रे जो FC से अटैच होता है उसके बीच आपका 10 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है तो उसमें ही आपको मतलब ट्रैवल करना है। तो इस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखना है कि जब आपका फुल एडवांस होगा PRS तो आपके पास सिर्फ 10 सेंटीमीटर रहता है, तो उसी में दिक्कत होता है। तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि जब आप एडवांस कर रहे हैं PRS को तो आपके पास देखना है कि 10 सेंटीमीटर, ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 0.8 मीटर आप कटिंग किए फिर एडवांस करना है तो 0.8 आप एडवांस किए तो उसका मैक्सिमम 0.9 मीटर तक हम एडवांस कर सकते हैं। मतलब 0.1 मतलब 10 सेंटीमीटर का आपका डिफरेंस बचा, उसी डिफरेंस में आपको खड़े होना है। तो उस चीज़ को काफ़ी बारीकी से 10 सेंटीमीटर में वो गलत बता रहे हैं। उसका ड्राइंग दिखाओ, ये कितना दूरी है, उसी का अंदर में चलना है। यस सर, कभी भी चलना है उसी के अंदर में चलना है। उसी का बेस में चलना है। बेस का जो बेस और केबल ट्रे के बीच हमको थोड़ा मूव करना है। नहीं, हमको PRS को PRS आप PRS जब मूव करते हैं हम लोग, ये जो है ना, ये जो बेस है, हाँ। ये जो है, ये एक तो बना हुआ है हाँ सर, बेस हाँ वो उसी का ऊपर में चलना उसी के ऊपर चलना है। तो उसमें ये 10 सेंटीमीटर का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं सर, हाँ इसलिए हमको उस पर चलना है। तो वो ध्यान में रखना है उस चीज़ को कि हम लोग बेस हाँ गैप हाँ वो PRS का जो बेस है और केबल ट्रे के बीच में डिस्टेंस। तो हम लोग को मेनली क्या होता है कि हम लोग कभी कभी होता है कि नीचे में चलने लगते हैं, तो उस पर हमको नहीं चलना है। तो PRS को जब भी ऑपरेट करना है तो हमको बेस पे रखना है अपना पैर, बेस के नीचे नहीं रखना है कभी भी। उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बेस पे ही हमको पैर रखना है। जो भी ट्रैवल करना है वो PRS के बेस पे चलना है। तो बेस पे ही चलना है। अगर हम लोग नीचे या फिर कभी ऑपरेट करते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा जब क्लोज हो जाते हैं तो इधर केबल ट्रे होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और हम लोग बेस से पैर नीचे रख के उसको एडवांस करते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है कि हमको कभी भी जब भी हम PRS ऑपरेट कर रहे हैं तो PRS के बेस पे ही रखना है अपना दोनों पैर। उसके अलावा एडवांसिंग रैम है, इस पे कभी नहीं रखना है। जब भी पैर रखना है हमको तो बेस पे ही रखना है। अब ये है मेंटेनेंस में करते हैं तो हमको क्या क्या मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है। अगर मान लें कि अगर
कोई ऐसा होगा जो कि मेंटेनेंस शिफ्ट में जाता है, कुछ आदमी वैसे होंगे कि जो सिर्फ कटिंग शिफ्ट में जाते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि मेंटेनेंस शिफ्ट में क्या करते हैं। तो हम कुछ पॉइंट है तो उन सब चीज़ पे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि अगर आप मेंटेनेंस शिफ्ट में ना भी हो तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। अगर वैसा कोई प्रॉब्लम है तो अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे, अपने सेक्शन इंचार्ज को है उनको इन्फॉर्म करेंगे ये प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने फेस किया है, तो इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जाए। तो उन सब चीज़ों में आपका क्या है कि हॉस वगैरह जो भी है कहीं से देखना है कि लीकेज नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए उसका। अगर मेंटेनेंस में जा रहे हैं तो अगर आप पहले चेक कर लेंगे कहीं लीकेज नहीं है, अगर लीकेज है तो हॉस को चेंज करेंगे। अगर शिफ्ट में भी अगर आपको कोई दिक्कत है कि हॉस कहीं लीकेज है तो आप इन्फॉर्म करेंगे अपने सुपरवाइज़र को। उसके बाद है कि इल्ड वाल्व और चेक वाल्व को देखना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसके साथ ही प्रेशर गेज वगैरह जो भी है देखना है कि प्रेशर गेज में सही रीडिंग आ रहा है कि नहीं। अगर प्रेशर गेज में सही रीडिंग आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इल्ड वाल्व जो है कि ऑपरेट होगा। अगर प्रेशर गेज काम नहीं कर रहा है तो हम इल्ड वाल्व ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है फर्दर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इल्ड वाल्व में हम अगर प्रेशर गेज में हम देखेंगे कि 39.8 MPa से ज़्यादा हो गया तो वहाँ से अब क्या है इल्ड स्टार्ट होना चाहिए। अगर इल्ड नहीं हो रहा है तब हम देखेंगे कि इल्ड वाल्व में प्रॉब्लम है। अगर प्रेशर गेज में 39.8 MPa पे शो कर रहा है तब हम देखेंगे अगर प्रेशर ये इल्ड वाल्व अगर लीकेज नहीं कर रहा है तो इल्ड वाल्व में प्रॉब्लम है, तो सुपरवाइजर को बताएंगे या फिर अपने सेक्शन इंचार्ज को बताएंगे कि इस PRS का प्रेशर गेज काम नहीं कर रहा है। प्रेशर गेज अगर काम कर रहा है तो इल्ड वाल्व प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है, क्योंकि आपका जो भी सपोर्ट है मतलब जो भी आपका सेफ्टी है वो सब PRS के ऊपर है कि जो भी आपका रूफ से जो भी मतलब कि आ रहा है, जो भी आपका रूफ अगर फॉल हो रहा है क्या हो रहा है ये PRS आपको सेव करता है। तो ये सब चीज़ को आपको देखना है। और उसके बाद ओरिंग वगैरह है, ओरिंग वगैरह देखना है कि जो भी रैम वगैरह है कि उसका जो ओरिंग है वहाँ से कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो वो ओरिंग से अगर लीकेज है तो मतलब आपका रैम है अगर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर लीकेज है। कैसे चेंज करते हैं? ओरिंग सपोज खराब मिला, बोलो मेंटेनेंस में PRS का मेंटेनेंस में PRS क्या है कि ओरिंग खराब मिला कि ओरिंग से लीकेज है, ओरिंग चेंज करना है, तो उससे पहले क्या कैसे करते हो ओरिंग चेंज? मेन वाल्व बंद करने के बाद अपने इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि फला जगह मतलब कि लीकेज है, उसके बाद उस जगह पे मतलब कि फिटर को लेकर के काम किया जाता है। तो इसीलिए जब भी खोलते हैं उससे पहले मेन वाल्व को बंद करते हो? जी सर। क्यों बंद करते हो? अपने सेफ्टी के लिए सर, इसमें क्या सेफ्टी करते हो? अब चोट घाट न लगे इसके लिए। उसमें प्रेशर उसमें रहता है। जी सर। पानी या जो भी है हाँ, मेन वाल्व बंद करके रिलीज करना पड़ता है, बंद कर दिए फिर रिलीज करना पड़ता है। प्रेशर आप बंद कर दिए, ठीक है, उसके बाद खोले काम किया तो भैया के बंद कर दिए। तो ये चीज करते हैं ना, तो आपको बंद करके ही करना। अगर नहीं करेंगे आप खोल दिए सपोज तो क्या होगा? चोट लगेगा, क्योंकि आपने जो प्रेशर जानते हैं कितना प्रेशर में चलता है 30 मेगापास्कल, बहुत ज्यादा प्रेशर जिसको लगेगा हो सकता है उसको भी फाड़ देगा या उसको धक्का मारेगा उधर कहीं फेंकाएगा गिराएगा, है ना। तो ये है कि चोट लगने का चांस रहता है। जब भी हम चेंज करेंगे तो पहला चीज ये है कि प्रेशर पावर पैक को चाहे बंद करना होगा तो बंद करेंगे। अगर मेन वाल्व में काम कर रहे हैं तो पावर पैक बंद करेंगे, नहीं तो ये वाल्व को बंद करके खोलेंगे, ठीक है, किसी सपोर्ट में करना। चलो आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कम हो जाता है तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि वो आदमी PRS ऑपरेट नहीं किया है कभी, लेकिन आदमी कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि कटिंग का प्रेशर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं अनऑथराइज पर्सन को भी PRS के ऑपरेशन में या फिर सीआरआर के ऑपरेशन में या फिर केबल मैन के रूप में हम लोग अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे करते हैं तो अगर ऐसे होता है तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है? आप निकाल सकते हैं सर, मैं क्या निकालूंगा? क्योंकि जाते हैं आदमी कम रहता है तो कॉन्ट्रैक्टर लोग दे देते हैं केबल में, PRS में कमी आदमी है सर। देखो केबल में दे देना ये करना, लेकिन PRS या सीआरआर ऑपरेट करना जब तक कोई ट्रेंड आदमी है नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है ना। तो क्या हम ऑन ट्रेंड या अनऑथराइज्ड आदमी लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो लगता है। फिर कैसे क्यों लगाते हैं? अपने हिसाब से पूछिए सर, हम लोग हिसाब से। तो फिर वो कैसे करता? अगर किसी को लगा दिए तो नहीं है हमें सर दे दीजिएगा, मतलब सेट ऑफ है, घटना होने का संभावना रहता है।
मेरे पास अगर ये कंफर्म आया देखिए जो लॉकडाउन का हमने कंसेप्ट है कि मल्टी स्किल्ड वर्कर, मतलब आपको भी दे सकते हैं, उनको है उसका जानकारी, सभी को ट्रेनिंग होना चाहिए। पावर सपोर्ट को भी शेयर का होना चाहिए, शेयर का भी पावर सपोर्ट में होना चाहिए। या आपके पास एडिशनल, अगर आपको पावर सपोर्ट शेयर मिला के मान लीजिए 8 आदमी का जरूरत है, तो आपके पास कम से कम एक शिफ्ट में 12-14 आदमी ट्रेन रहना चाहिए, ठीक है। तो जो कि जरूरत पड़ने पर हम उनको दे सकते हैं। जो सीख सकता है, जो रिलायबल होगा, जानता है कितना आदमी शेयर चलाना जानता है, कितना आदमी आपका पावर बैंक चलाना जानता है। एक आदमी 2-3 चीज चलाना सीख सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो मैंने इन लोगों को ऑपरेटर, किसी को CRR ऑपरेटर, मैं तो ये भी कर सकता हूँ जो एज एन होएन जरूरी PRS ऑपरेटर एंड CRR ऑपरेटर। उसको वो SOP, उसका ऑपरेशन पूरा जानकारी होना चाहिए। ट्रेनिंग मीन्स अगर आप जरूरत पड़े तो इंजीनियर का प्रेजेंस में, सुपरवाइजर का प्रेजेंस में, या जो सिखाता है उनको सिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसमें से देखिए ये सबसे लास्ट 2 पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है। एक तो जो ओरिंग वाला मैं पूछा, जो चोट लगने के लिए आदमी को एक ओरिंग, बाकी तो प्रेशर गेज चेक करना, ये करना, ठीक है कम है ज़्यादा है, उसमें कुछ चोट लगने का नहीं। फिर ये लास्ट 2 पॉइंट देखिए, होसेस का आपका सही में प्रॉपरली बंधा रहना चाहिए, नहीं तो उसी में कभी आप चलेंगे इधर उधर लूज रहेगा, आपका पैर फंसेगा तो आप गिर सकते हैं। या जैसे एक तो दिया है कि टेंशन ज़्यादा, अगर एक सपोर्ट आप आगे बढ़ा रहे उस समय में मान लीजिए होश में टेंशन ज़्यादा हो गया और वो अगर आपका इसमें से क्लिप से निकल गया, ठीक है, जब निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, वही प्रेशर पानी मारेगा, वो भी चोट लग सकता है। ये भी एक तो प्रॉपरली बंधा होना चाहिए, दूसरा चीज़ उसमें ओवर टेंशन नहीं होना चाहिए। आपका चलने के लिए जैसे मान लीजिए आप 0.8 मीटर आप एडवांस कर रहे हैं, तो उसका होश में आपको देख लीजिए कि 1 मीटर हो, 1.2 मीटर का होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि हम 2 मीटर का होश दे दिए, पूरा थोड़ा सा चला बाकी सब ढीला रह गया, ऐसे नहीं। उसका एक प्रॉपर साइज रहता है, उसी साइज का होश, और होश एक दूसरे में फंस के टेंशन में ना आए, ये ध्यान देना। में मतलब क्या क्या हैज़ार्ड हो सकता है और उसके रेमेडी के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मतलब कि जो भी मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ बुलेट पॉइंट है कि हम लोग को जो PRS ऑपरेट करते हैं तो क्या कमी रह जाती है जिसके वजह से एक्सीडेंट या फिर हैज़ार्ड हो जा रहा है। तो इसमें देखिए पहले तो वही है कि ये है डिफेक्टिव कंडीशन, यही होस वाल्व जो भी है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये पहले से बना हुआ है कि अभी बनाया? आज बनाया है। ये पहले से इसका नहीं बना था? ये हमारा जो परमिशन लेकर हम लोग जो चेकिंग्स जो है इसका जो बनाते हैं रेगुलर चेक करके फिल्टर्स का उनका जो मेंटेनेंस ग्रुप व फोरमैन, पहले हम लोग जो SOP बनाए थे, हाँ, इससे ये अलग है। ये सर थोड़ा पॉइंट एडिशनल भी है। वो प्रॉपर होना चाहिए, अगर कुछ डिफेक्टिव है तो सुपरवाइजर को बताना है। उसके बाद है कि PRS वगैरह है, PRS का जो है कि प्रॉपर क्लीनिंग करना है, कि जैसे हम लोग सर बताए कि जैसे तो हम लोग बेस पे खड़े होकर PRS को ऑपरेट करना है। तो मान लीजिए अगर PRS पे पहले से कोल डस्ट या फिर कुछ भी जमा है तो उस पर आप खड़े अगर होंगे तो स्लिप होने का चांसेस है। तो जितना भी PRS का बेस वगैरह है अच्छे से वो क्लीन होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से दोनों पैर अच्छे से एकदम फ्लैट उस पर उसके बेस पे रखें। अगर कहीं क्या होता है कि अगर स्लिपरी होता है, कुछ पानी आता है, अगर कोल्ड डस्ट है तो उसमें क्या चांसेस रहेगा कि आप स्लिप कर जाएंगे वहाँ पे। तो वो ध्यान में रखना है कि एकदम प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए, कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि आपको PRS पे खड़े होने में कोई भी दिक्कत ना हो। डस्ट, पानी व ग्रीस किसी टाइप का कोई भी सामान जो आपको पैर स्लिप करा सकते हैं वो नहीं रहना है। प्लस उसके ऊपर कोई अनवांटेड मटेरियल, मतलब मेरा अपना लॉकआउट व ऑडियो या कोई और छोटा सामान किसी को पसंद नहीं आया तो वहीं पे वो रख दिया और उसको हटाया नहीं। फ्री होना चाहिए आपको चलने के लिए, आपको खड़ा होने के लिए, उसका ऊपर अननेसेसरी सामान नहीं रखना। रख दिया, फुटा रख दिया, कुछ भी वो सब नहीं चलेगा। वो प्रेशर गेज का वही है कि प्रेशर गेज अच्छे से वर्क करना चाहिए। उसके बाद है कि जो भी सीयर ऑपरेटर, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कटिंग का जब ऑपरेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कटिंग होते हुए जा रहा है तो हम लोग काफ़ी स्पीड में मतलब देखते हैं कि हमको कटिंग ज़्यादा
तेज़ी से करना है, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग PRS जो है ना कि मतलब टाइम नहीं लेते हैं, जितना उनको टाइम देना चाहिए अच्छे से एडवांस करने में, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी ऑपरेट करते हैं और PRS को एडवांस करते हैं। तो उस समय एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखना है कि आपका सीयर चल रहा है तो 3-4 PRS बाद से आप एडवांस करें, मतलब 3-4-5 PRS का गैप होना चाहिए, तो आपका ऑपरेशन अच्छे से होगा। ये नहीं कि हम लोग जल्दी नहीं करना है, टाइम लेना है और अच्छे से ऑपरेट करना है। गैप क्यों होना चाहिए, आप ही लोग बताइए, क्यों गैप होना चाहिए? जी सर। हाँ, तो इसीलिए कितना दूर में आप रहने से आपको कम से कम 5-6 PRS हम लोग पीछे रह सकते थे। इसीलिए रिमोट ऑपरेशन भी बोला है सीआरआर का। इवन सीआरआर ऑपरेटर को भी उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। कि केबल मैन जो भी हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसको अच्छे से, मतलब क्योंकि उसमें चांसेस रहता है कि आपका पैर फंसने का चांस रहता है, तो केबल मैन जो भी हैं तो जो भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसको अच्छे से ऑपरेट करें, उसको कैरी अच्छे से करें, ताकि उस समय क्या होता है कि कटिंग में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होता है, उसमें अगर आपका पैर फंस सकता है, उससे आप गिर जाएंगे, तो उसमें क्या होता है बहुत लोगों का आपका ध्यान नहीं रहता है। तो जब भी केबल को ऑपरेट कर रहे हैं तो कैरी कर रहे हैं या फिर कहीं आगे अगर शेयर जैसे मूव कर रहा है उसके पीछे आप कैरी कर रहे हैं, हाँ, उनको भी पीछे नहीं रहे, दूरी बना के रखें ताकि वो लंब से उसको भी चोट नहीं लगे, उसका सेफ पोजीशन में हो रहे हैं, सेफ पोजीशन। तो हम लोग ये मतलब माइनिंग कर रहे हैं, तो आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हों या फिर मैकेनिकल के हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हों, आपको रूफ फेस ये सब अपना तो प्रॉपर ध्यान रखना ही है। और साथ में जब भी आप फेस में हो तो जूता टोपी जो भी आपका PPE किट है उसको अच्छे से कैरी करें, पहने, उसको कभी भी इधर उधर ना खोलें, बाकी ये अपना पर्सनल सेफ्टी के लिए है। उस जगह आप PRS ऑपरेट कर रहे हैं, उस जगह में क्या है कि आपका PRS के ऊपर में पैडिंग बना हुआ है, लूज माल डेब्रिस पड़ा हुआ है, आप उस समय ऑपरेट कर रहे हैं, कोई PRS आगे है कोई पीछे, उस समय अगर बढ़ाने के समय में कुछ माल साइड से भी स्पिलेज हो सकता है, गिरता है, वो वही चीज़ वो मैटर लिखा हुआ है कि आप जब रूफ कंडीशन वहाँ खराब है, फेस मेरा खराब है, तो उस समय भी एक कारण बनता है हमको चोट घाट लगने का, तो उस समय हमको विशेष सावधानी लेना है PRS को बढ़ाते समय। काफ़ी ज़्यादा रूफ फॉल हो रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि 97 का जो ऑपरेशन है हम लोग 97 पे ना जा करके उसका ऑपरेशन हम लोग 95 या 94 नंबर PRS से उसका कनेक्शन करके वहाँ से कर रहे थे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देखना है, कब जब फॉल्ट आए तो इसका मतलब नहीं कि हमको अगर PRS 97 अगर ऑपरेट करना है तो वहाँ जाके करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ मेरा फॉल्ट है तो उस PRS का कनेक्शन हम 94, 93 जहाँ अपना सुविधा है वहाँ से कनेक्ट करके वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग ऐसा किए भी हैं जब हम लोग फॉल्ट पार कर रहे थे। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि जहाँ फॉल्ट है वहाँ पे ऑपरेट करना है, मतलब सेफली ऑपरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि 93 या 94 उसके आगे पीछे से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो PRS है और फिर जो भी आपका सीयर का जो भी सीयर वो चला रहे हैं उनका डिस्टेंस बना के रखना है, और वही है इन अनट्रेन्ड पर्सन को डिप्लॉय नहीं करना है। जो भी है आपको पता है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको पता रहता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनका, तो उन्हीं लोगों को डिप्लॉय करना है। खासकर जैसे सर बताए कि सीआरआर ऑपरेशन में, PRS ऑपरेशन में, इन दोनों में जो कि एक्सपीरियंस आदमी है जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला हुआ है, अगर ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ तो उनको वहाँ नहीं रखेंगे। उनको ट्रेनिंग अपने साथ एज ए हेल्पर, अगर हम हैं तो हम उनको अपने साथ हेल्पर, अगर हम PRS ऑपरेटर हैं, हम PRS ऑपरेशन अच्छे से जानते हैं, सीआरआर ऑपरेशन अच्छे से जानते हैं, तो हम जो कि अगर नए व्यक्ति हैं जो कि कभी केबल ऑपरेशन में हैं, अगर PRS ऑपरेट कर रहा है वो सीआरआर नहीं जानता चलाने के लिए, तो वैसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि 2 सीआरआर ऑपरेटर तो हैं ही, साथ में एज ए हेल्पर उनको बताएंगे कि बूम का अप डाउन कैसे होता है, कटिंग कैसे करते हैं, ये सब ऑपरेशन साथ में रखेंगे। उन पे फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे कि आपको पूरा कटिंग करना है, आप उनको साथ में रखेंगे। ठीक उसी तरह से PRS में भी अगर सीआरआर का काम वो सीख गया है तो जब PRS का ऑपरेशन होगा तो एज ए हेल्पर उनको रखेंगे। चलिए आप सीआरआर ऑपरेशन में 100% आप क्वालिफाइड हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप सीआरआर अच्छे से चला लेते हैं तो PRS भी उतने अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो इसलिए उनको एज ए हेल्पर रखना है, उनको सिखाना है। तो 3-4 महीने ऐसे करके आप शेड्यूल डिवाइड कर लें कि कुछ 3 महीने का PRS ऑपरेशन में रहना है, किसी को सीआरआर ऑपरेशन में रखना है, किसी को केबल मैन में, किसी को पावर पैक चलाना है, किसी को कंसोल ऑपरेशन में। तो इस तरह से हम लोग
ये डिवाइड कर सकते हैं पूरा काम, एक साल का एक शेड्यूल बना लेंगे कि हाँ 3 महीने का या फिर 2-2 महीने का, इस टाइप से हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि सर जैसे बताया कि ऑल मैन ऑल जॉब। तो इन सब चीज़ करने से क्या होगा कि हमको किसी पे डिपेंडेंट रहना नहीं होगा। जैसे मान लें कि 2 ये सीरियल ऑपरेटर है, वो एक एब्सेंट हो गया, किसी का रेस्ट रहता है, जनरली रेस्ट रहता है, और हम लोग ऐसा देखते ही हैं कि एक माइनिंग सरदार है या ओवरमैन है, उसमें कोई एक रेस्ट कर लेता है तो एक ओवरमैन रहता है, मान लें वो भी छुट्टी ले लिया उस दिन तो कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए हमको इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमको हर एक आदमी को ट्रेन करना है कि ताकि हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े कि अगर वो नहीं आया तो मेरा कटिंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो। सब लोगों को ऑपरेशन आसानी से होगा। हाँ। सपोर्ट ऑपरेटर का नहीं है ना, ये ट्रेन करना काम जो सुपरवाइजर, जो इंजीनियर, जो मैनेजर जाते हैं, इन लोग का काम है कि आदमी को ट्रेनिंग दिलवाए, करवाए, ये चीज़ है। इसीलिए पहले उन लोग को ध्यान में रखें। ये सपोर्ट ऑपरेटर तो नहीं, अपने से नहीं बोलेगा कि हम इसको ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग कराने का काम जो सुपरवाइजर जाते हैं, जो अंडर मैनेजर जाते हैं, जो इंजीनियर जाते हैं, इन लोग का काम है कि हमारा शिफ्ट में हम सफिशिएंट ट्रेंड आदमी को ट्रेनिंग दे के रखें कि किसी भी स्थिति में अगर कोई नहीं आता है तो हम उसको सही सब्स्टिट्यूट दे सकें। बस जैसे PRS ऑपरेशन हम लोग जब कर रहे हैं तो उस समय हम लोग को क्या क्या करना है। जैसे हम लोग का जो लीवर है, तो लीवर में सबको एक पता होना चाहिए कि आप लोग के पास भी एक जो भी मैनुअल है वो होना चाहिए। जैसे लीवर है 5, इसमें 6 लीवर है, तो हर एक लीवर का क्या काम है वो सब जानकारी आपको होना चाहिए। कि मान लीजिए कि 6 लीवर है तो एक लीवर से हम लोग क्या करते हैं, लेग को ऑपरेट करते हैं, एक से क्या है कि एडवांसिंग रैम को ऑपरेट करते हैं, एक से है कि हम लोग गोफ शील्ड को ऑपरेट करते हैं, एक से साइड शील्ड है ऑपरेट करते हैं। हाँ। या उसमें कोई मार्किंग करने का जरूरत है, ये चीज में PRS ऑपरेटर लोग से पूछना चाहिए। जरूरत है कि किसको कौन सा लीवर क्या है, मतलब सजेशन चाहिए। जैसे आप लोग को दिक्कत होता होगा, कर रहे हैं उसके पर्पज से आप दे सकते हैं उसमें कुछ। हम लोग तो ऐसे जो भी हेल्पर के रूप में जैसे सर बता रहे थे, तो हम लोग उसको बताएंगे कि ये रैम, ये जो है आपको साइड शील्ड का है, ये पुशिंग का है, एडवांसिंग का है, क्योंकि जिससे एडवांसिंग होगा उसी से नेक्स्ट उसका उल्टा पुशिंग होगा, जिससे रैम क्लोज होगा उसी से अप होगा। तो सब रैम का हम लोग को जानकारी है तो हम लोग उसको बताते हैं। उसके बाद भी जो आप ट्रेन आदमी जो है वो तो सब जानते हैं, उनको समझाने का जरूरत नहीं। फिर भी आप कुछ नया आदमी दे रहे हैं, कभी सिखा रहे हैं, डाउन करेंगे तो इसके जाएगा, इस तरह का सीख के जैसे हम लोग आप देखते हैं सिग्नल मैन का पास में क्या रहता है, एक डलता है तो आप लोग सही हम लोग जैसे कि जो भी देखेंगे आप जा रहे थे बोर्ड में बना हुआ बोर्ड में बन के उसका लीवर का फिगर बना के उसमें बारी पर हम लोग लीवर में भी कुछ हम लोग को पेंटिंग करके कलर अलग कर दे क्या कि नहीं छूट जाएगा, क्या छूट जाता है सर। आप कोई चीज टेप चिपका के या ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? रेडियम स्टिकर काला कोडिंग से किया गया, या फिर उखाड़ जा रहा, फिर कराना होगा। हाँ तो उसको फिर से करा अगर ऐसा है। उसमें एक प्लेट लगने का जगह है लीवर बैंड के ऊपर, वो प्लेट में अगर हम लोग मौसम के बारे में बता के वो कर सकते हैं ऐसा था सर, लेकिन वो था उसमें PRS में था पहले से भी सर, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ सर, वो निकलता चला गया, पानी में सड़ गया तो वो प्लेट सड़ के गिर गया, या कभी मेंटेनेंस में उसको खोला गया सर। उसका जो ट्रैक चलेगा इस तरह का, इसमें भी 6 जो ऑपरेटिंग वाल्व है, उस ऑपरेटिंग वाल्व के सामने ही छोटा में वो प्लेट, इतना छोटा पतला सा प्लेट में वो सामने लिखा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि डायग्राम के साथ इन लोगों को बार बार रिमाइंड आए, उसमें डायरेक्शन दिखाएगा। क्या हॉस वगैरह चेक करना है, कहीं लीकेज तो नहीं है, जो भी ओरिंग वगैरह है उसको चेक करना है, और रैम वगैरह कहीं से लीकेज अगर है तो उसको इन्फॉर्म करना है। बाकी लीवर अगर कभी क्या होता है कि लीवर क्या होता है ना कि लूज़ हो जाता है, तो उसको भी बताना है कि लीवर लूज़ है, या फिर उसका स्प्रिंग में दिक्कत होता है। तो लीवर क्या होता है कि जैसे हमको ऑपरेट करना है तो लीवर क्या होता है अच्छे से ऑपरेट नहीं होता है, तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर वैसा कुछ माल फंक्शन अगर कोई लीवर कर रहा है या फिर ऑपरेट अच्छे से नहीं हो रहा है तो इसका इन्फॉर्मेशन देना है, ताकि हम लोग उसको रेक्टिफाई कर पाएँ। जो भी शिफ्ट में जाते हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, और जितना भी ये है इन सब चीज़ों को कृपया फॉलो करेंगे,
ताकि जो भी फ्यूचर में होने वाला एक्सीडेंट है उन सब चीज़ों से हम बचें, क्योंकि आगे हमें साल्वेजिंग भी करनी है। तो उनमें भी बहुत सारा फीचर्स है, सेफ्टी फीचर्स है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी हमको PRS ही नहीं, इसके अलावा सीयर है, पावर पैक है, या फिर कंसोल पे जो भी बैठते हैं, तो जो भी उनका SOP है उन चीज़ों को फॉलो करके ही काम करेंगे। थैंक यू।